हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ खान एंड वंस अगेन वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल करीम क्लासेस। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे क्लास 9 की बिहाइव बुक की एक बहुत ही प्यारी सी कविता जिसका नाम है ऑन किलिंग अ ट्री। और इस पोम को लिखा है जीव पटेल ने। दोस्तों, इस पोम के माध्यम से कवि ने ट्री का एग्जाम्पल देकर एक बहुत ही बड़ा मैसेज दिया है। उस मैसेज के बारे में भी इस वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा, जिक्र करूंगा। और साथ ही साथ इस पोम की डिटेल एक्सप्लेनेशन, इस पोम की समरी और इस पोम से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, और साथ ही साथ इस पोम में जो लिटरेरी डिवाइस यूज़ की गई हैं, सभी कुछ आज के इस वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं। तो निश्चित रूप से ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होने वाला है। वीडियो को पूरा देखिएगा और जो समरी, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, लिटरेरी डिवाइस, वॉट जो भी मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा, उन समरी, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को, लिटरेरी डिवाइस को आप अपनी नोटबुक में नोट कर लीजिएगा और अच्छी तरीके से याद कर लीजिएगा। तो चलिए बिना देरी किए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। और सबसे पहले देखते हैं इस फॉर्म की एक्सप्लेनेशन। ठीक है, बाद में मैं आपको लिटरेरी डिवाइसेस है, समरी है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सभी कुछ बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले देख लेते हैं एक्सप्लेनेशन। तो जैसा कि पॉम का नाम है ऑन किलिंग ए ट्री, तो यहाँ पर एक तरह से पर्सोनिफाइड किया गया है ट्री को। ठीक है, यानी पेड़ की हत्या पर, यानी पेड़ की हत्या कैसे की जाए, इस तरीके से इसमें बताया गया। और इसके जरिए एक बहुत बड़ा मैसेज दिया है, वो मैसेज भी मैं आपके साथ साझा करूंगा अभी। और इस पॉम को लिखा है जीव पटेल ने। ठीक है, अब आगे पॉम क्या बताया गया है। यू मस्ट हैव ऑब्जर्व पीपल कटिंग डाउन ट्रीज। भी पोइट कह रहा है कि आपने यकीनन लोगों को पेड़ों को काटते हुए देखा होगा, ऑब्जर्व किया होगा। बट कैन दे किल अ ट्री? क्या वो एक पेड़ की हत्या कर सकते हैं? इज इट ईजी टू डू सो? क्या ऐसा करना बहुत आसान है? आसान है क्या ऐसा काम? लेट्स रीड द पोम एंड फाइंड आउट व्हाट द पोइट सेज ऑन किलिंग ए ट्री। चलो इस पोम को पढ़ते हैं और पता करते हैं कि पोइट जो है पेड़ की हत्या पर क्या कहता है। ठीक है, पेड़ की जो हत्या किस तरीके से की जाती है, या उसकी पेड़ की हत्या के सिलसिले में बारे में वो क्या कहना चाहता है, इस पोम में हम पढ़ेंगे। तो फर्स्ट स्टेंजा देख लेते हैं। पहले स्टेंजा में पोइट कह रहा है, ये रहा जी। It takes much time to kill a tree, not a simple jab of the knife will do it. It has grown, slowly consuming the earth, rising out of it, feeding upon its crust, absorbing years of sunlight, air, water, and out of its leprous hide, sprouting leaves. यानी फर्स्ट सेंटेंस में पॉइंट कह रहा है कि इट टेक्स मच टाइम टू किल ए ट्री, यानी एक पेड़ को मारने में, एक पेड़ की हत्या करने में समय लगता है। नॉट अ सिंपल जेब ऑफ द नाइफ, यानी एक चाकू की छोटी सी चुभन से आप पेड़ की हत्या नहीं कर सकते। इट हैज़ ग्रोन स्लोली कंज्यूमिंग द अर्थ, क्योंकि ये पेड़ है, ये पृथ्वी से धीरे धीरे इसने जो है कंज्यूम किया है। पृथ्वी से जो है पोषक तत्व है वो धीरे धीरे इसने कंज्यूम किए, धीरे धीरे पृथ्वी से पोषण लेकर ये बड़ा हुआ है। राइजिंग आउट ऑफ इट, फीडिंग अपॉन इट्स क्रस्ट, यानी पृथ्वी की जो सतह है उससे इसने क्या है, अपना भोजन प्राप्त किया है। धीरे धीरे एक लंबी प्रक्रिया के बाद में ये आज अपने पूर्ण स्वरूप में आया है। एब्जॉर्बिंग ईयर्स ऑफ सनलाइट, सालों की सूर्य की रोशनी का इसने उपभोग किया है। एयर का उपभोग किया है इसने, वाटर का उपभोग किया है। एंड आउट ऑफ इट्स लेप्रस हाइड स्प्राउटिंग लीव्स, और फिर बाद में पृथ्वी की सतह से ये प्रस्फुटित होकर, पत्तियों के रूप में प्रस्फुटित होकर बाहर निकला। यानी इसने जो है एक लंबी प्रक्रिया के दौरान इसने अपना आज ये पूर्ण रूप धारण किया है। और आज अगर आप इसे काटना चाहते हैं सिर्फ एक छोटी चाकू की चुभन से, या चाकू से किसी से काटना चाहते हैं, तो इतना आसान नहीं है। पेड़ को काटना इतना आसान नहीं है, ऐसी बात फर्स्ट स्टेंजा में पोइट बता रहा है। फिर आगे क्या कहता है पोइट? आगे पोइट कहता है, सो हैक एंड चॉप बट दिस अलोन वॉन्ट डू इट। अगर आप इसे मतलब काटते हो, टुकड़े टुकड़े कर देते हो, बट दिस अलोन वॉन्ट डू इट, ऐसा करने से काम नहीं चलेगा। नहीं, यानी कि सिर्फ काटने से या टुकड़े टुकड़े करने से ही इसकी हत्या नहीं होगी। नॉट सो मच पेन विल डू इट, चाहे कितना भी आप इसे दर्द दे दें, ये दर्द भी इसका कुछ नहीं बिगाड़ने वाला। द ब्लीडिंग बार्क विल हील, यानी जो छाल है इस पेड़ की, हाँ हो सकता है कुछ एक लिक्विड सा जो पदार्थ, जब हम पेड़ को काटते हैं तो लिक्विड सा, तरल सा पदार्थ उससे निकलता है। तो वो जो ब्लड है, एक तरह से ब्लीडिंग जो बार्क है, वो भी क्या एक समय के बाद में वापस हील हो जाएगी, यानी वापस वैसे की वैसी वो अपनी पूर्ण रूप में पूर्व अवस्था में आ जाएगी। एंड फ्रॉम क्लोज टू द ग्राउंड, और बाद में क्या होगा, ग्राउंड की जहां से आप इसे काटोगे वहीं से ही विल राइज कर्ल ग्रीन ट्विग, छोटी छोटी टहनियां निकल आएंगी। मिनिशियर बोज, यानी छोटी छोटी शाखाएं जो हैं वहां से निकल आएंगी। विच इफ अनचेक्ड विल एक्सपेंड अगेन टू फॉर्मर साइज, और अगर आपने उन शाखाओं को बढ़ने से नहीं रोका तो थोड़े दिनों में, थोड़े समय में वो वापस अपना पूर्ण रूप धारण कर लेंगे और एक पूरे वृक्ष के रूप में वो फैल जाएंगी। अब आगे पॉइंट क्या कहता है? अगले स्टेंजा में पॉइंट कह रहा है, नो, यानी जो चीज़ आप कर रहे हो, उसे काट रहे हो, छोटे छोटे टुकड़े उसके कर रहे हो, तो ये पर्याप्त नहीं है। अगर एक पेड़ को मूल रूप से आपको नष्ट करना है, उसकी हत्या करनी है, तो उसके लिए आपको क्या करना होगा?
द रूट इज टू बी पुल्ड आउट, आपको उसकी जड़ों को बाहर निकालना होगा। यानी जो जड़ें वो अपनी पृथ्वी पर अच्छी तरीके से समाहित कर चुका है पृथ्वी के अंदर, उन जड़ों को आपको खींचकर बाहर निकालना होगा आउट ऑफ द एंकरिंग अर्थ। यानी जिस तरीके से एंकर डालते हैं जहाज़ों को हम रोकने के लिए, समुद्र में बेड़ा लंगर लगाते हैं, तो उसी तरीके से ये जो पेड़ है इसने अपनी पृथ्वी के अंदर अपनी जड़ों को समा दिया है, अच्छी तरीके से समाया हुआ है। चारों तरफ इसकी पृथ्वी के अंदर इसकी जड़ें जो है चारों तरफ फैली हुई हैं, एक एंकर की तरह इसने अपने आप को प्रस्थापित कर रखा है, अपनी जड़ों को प्रस्थापित इसके अंदर कर रखा है। तो अगर आपको इस पेड़ को नष्ट करना है तो आपको जड़ों के सहित इसे उखाड़ना होगा। इट इज टू बी रॉप्ड टाइट, इसे रस्से से बांधकर आपको खींचना होगा। टाइट, इसे रस्से से बांधना होगा, फिर खींचना होगा। एंड पुल्ड आउट, और झटके से खींचना होगा। स्नैप्ड आउट, झटका देकर आपको उसे उखाड़ना होगा। एंड पुल्ड आउट एंटायरली, यानी कहने का मतलब पूरी तरह से आपको इसको उखाड़ना होगा, पूरी जड़ को, जड़ सहित इस पेड़ को आपको जमीन से उखाड़ना होगा। आउट फ्रॉम द अर्थ केव, यानी जो पृथ्वी की गुफा में अपने आप को स्थापित कर चुका है, इसे जड़ सहित आपको बाहर निकालना होगा। एंड द स्ट्रेंथ ऑफ द ट्री एक्सपोज्ड, और जब जड़ सहित आप इस पेड़ को बाहर निकालेंगे जमीन से, तब जाकर इसकी ताकत जो है वो बाहर निकलेगी, ताकत जो है वो खत्म होगी। आगे पॉइंट कहता है, क्योंकि पेड़ की जो असली ताकत होती है वो उसकी जड़ों में होती है, और जड़ जो होती है वो मिट्टी में पृथ्वी के अंदर समाहित है, दबी हुई है, छिपी हुई है। द सोर्स वाइट एंड वेट द मोस्ट सेंसिटिव, और यही सबसे इसका संवेदनशील हिस्सा है। यानी पेड़ का जो सबसे संवेदनशील सेंसिटिव हिस्सा पार्ट जो है वो है उसकी जड़ें होती हैं, और वो जड़ें क्या हैं, जमीन के अंदर छिपी हुई हैं। तो द सोर्स वाइट एंड वेट द मोस्ट सेंसिटिव, यानी एकदम सफ़ेद और नमी लिए हुई जो जड़ें हैं ये सबसे संवेदनशील हिस्सा होती हैं पेड़ का। हिडन फॉर ईयर्स इनसाइड द अर्थ, जो सालों से पृथ्वी के अंदर छिपी हुई हैं। देन द मैटर ऑफ स्कॉचिंग एंड चॉकिंग इन सन एंड एयर, और जब आप जड़ सहित पेड़ को जमीन से उखाड़ लेंगे, उसकी जड़ें बाहर निकाल लेंगे, बाद में आपको क्या करना होगा, उसे धूप में सुखाना होगा। उसका एक तरह से चॉकिंग का मतलब होता है दम घोटना, एक तरह से उसे आपको धूप में सुखाना होगा। इन सन एंड एयर, यानी धूप में सुखाना होगा, हवा में उसे एक तरह से धूप और हवा के अंदर उसे खुला रखना होगा, जिससे वो क्या होगा, एक समय के बाद में सूख जाएगा पूरी तरीके से, ब्राउनिंग, फिर उसका कलर जो है भूरा हो जाएगा, हार्डनिंग, वो कठोर हो जाएगा पहले की बजाय, ट्विस्टिंग, उसकी शाखाएं जो है वो मुड़ जाएंगी, विदरिंग, वो एक तरह से पूरी तरीके से मुरझा जाएगा। और जब ऐसी कंडीशन हो जाती है तब जाकर वो पेड़ जो है असल में उसकी हत्या होती है, तब जाकर एक पेड़ की मृत्यु होती है। तो इस तरीके से पोइट ने एक पेड़ का एग्जाम्पल दिया है कि पेड़ को आप, ऐसा नहीं है कि सिर्फ आप अपनी एक कुल्हाड़ी लेकर गए और थोड़ा सा उसे काटते ही वो पेड़ समूल रूप से नष्ट हो जाएगा, ऐसा नहीं है। पेड़ को नष्ट करने के लिए आपको उसकी जड़ से उखाड़ना पड़ेगा। अब यहाँ तो ये तो इसका लिटरली मीन था, लेकिन इस पोम के जरिए पोइट ने एक बहुत बड़ा मैसेज देने की कोशिश की, और मैसेज ये है कि जिस तरीके से एक पेड़ को नष्ट करने के लिए हमें उसकी जड़ों को नष्ट करना होगा, उस जड़ों सहित नष्ट करना होगा, तब जाकर हम पेड़ को क्या है नष्ट कर पाएंगे। अदरवाइज एक समय के बाद में दोबारा वो जड़ें प्रस्फुटित होंगी, और दोबारा वो थोड़े समय के बाद में अगर उसे नहीं रोका गया तो वापस वो एक पूर्ण रूप से एक पेड़ का रूप धारण कर लेती हैं। तो उसी तरीके से अगर समाज में जो हमारी बुराइयां हैं, समाज में जो बुराइयां फैली हुई हैं, अगर उन बुराइयों को समय पर नहीं रोका गया या उन बुराइयों को जड़ से खत्म नहीं किया गया, अगर आप उन बुराइयों को जड़ से खत्म नहीं करेंगे तो कुछ समय के बाद क्या होगा, वो वापस बुराइयां जो हैं दोबारा पनपने लग जाएंगी समाज में, और आपको उभरती हुई नजर आएंगी। और अगर वाकई आप समाज में बुराइयों को खत्म करना चाहते हैं तो बुराइयों को जड़ से खत्म करना होगा। तो इस पोएम के माध्यम से पोइट यही एक बड़ा मैसेज देना चाहता था, देने की कोशिश की है। ठीक है, तो ये था एक मैसेज। अब देख लेते हैं इस पोएम में लिटरेरी डिवाइस क्या यूज़ की गई। अब इस फॉर्म में जैसे लिटरेरी डिवाइस, जैसे हालांकि इस पर एक अलग से वीडियो मैंने ऑलरेडी अपलोड कर दिया है, आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो उसका डिस्क्रिप्शन में आज के इस वीडियो के उसका लिंक जो है आज के इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, तो वहाँ जाकर आप देख लीजिएगा। वैसे हर फॉर्म में मैंने इन लिटरेरी डिवाइस का जिक्र किया है। तो आज के इस फॉर्म में खासतौर से चार लिटरेरी डिवाइस यूज़ की गई हैं। पहली तो है रेपिटेशन। रेपिटेशन का मतलब जैसा कि मैंने आपको बताया था, रेपिटेशन का मतलब होता है पुनरावृत्ति। व्हेन वर्ड्स आर रिपीटेड इन ए सेंटेंस टू क्रिएट ए प्लीजिंग और म्यूजिकल अफेक्ट, द फिगर ऑफ स्पीच इज रिपीटेशन। इन्हें जब शब्दों की पुनरावृत्ति किसी स्टैंजा में, किसी पोइम में कहीं पर भी हो रही है तो इसका मतलब वहाँ पर रेपिटेशन लिटरेरी डिवाइस का यूज़ हुआ है। जैसे आपके इस पोइम में के स्टैंजा है वहाँ पर पुल्ड आउट का 2 बार यूज़ हुआ है, पुल्ड आउट, और यहाँ पर भी पुल्ड आउट यूज़ हुआ है। तो आप कह सकते हैं कि इस स्टैंजा के अंदर रेपिटेशन लिटरेरी डिवाइस का यूज़ हुआ है। ठीक है, अगली जो हमारी सेकंड इसमें लिटरेरी डिवाइस यूज हुई है वो है पर्सोनिफिकेशन। जैसे कि इस पोम का नाम है ऑन किलिंग ए ट्री, तो एक तरह से ट्री को ही यहाँ पर इस पोम में पर्सोनिफाइड किया गया है। पर्सोनिफिकेशन का मतलब होता है मानवीकरण करना। जैसे व्हेन एन एनिमल, बर्ड, आइडिया और एन ऑब्जेक्ट इज सीन इन ह्यूमन टर्म्स, यानी जब किसी पक्षी को, किसी जानवर को, किसी विचार को या किसी भी ऑब्जेक्ट को ह्यूमन क्वालिटी दे दी जाती हैं तो हम कहते हैं कि उसे पर्सोनिफाइड किया गया। तो इसी तरीके से ट्री का यहाँ पर पर्सोनिफिकेशन किया गया है। ठीक है, अगला हमारा जो लिटरेरी डिवाइस है वो है एंजेममेंट। एंजेममेंट के मतलब बारे में मैं आपको बताना चाहूँगा कि एंजेममेंट वो होता है, एंजेममेंट इज द कंटिन्यूएशन ऑफ ए सेंटेंस बियॉन्ड ए लाइन ब्रेक, कपलेट और स्टेंजा विदाउट एन एक्सपेक्टेड पोज। यानी किसी स्टेंजा के अंदर कोई लाइन दी हुई है और उन लाइनों में
कहीं पर भी कोई पंक्चुएशन मार्क नहीं है पहली लाइन में दूसरी लाइन में, यानी 2 या 3 लाइनों में लगातार वो एक के बाद एक कंटिन्यू है और कहीं भी विदाउट एनी पंक्चुएशन मार्क, उनमें पंक्चुएशन मार्क का यूज़ नहीं किया गया है, तो वहाँ पर आप कह सकते हैं उस स्टेंजा में एंजाइममेंट लिटरेरी डिवाइस का यूज़ हुआ है। जैसे एक स्टेंजे की कुछ लाइनें हैं यहाँ पर देखिए, देन द मैटर, यहाँ पर कोई भी पंक्चुएशन मार्क का यूज़ नहीं हुआ है, ऑफ स्कॉचिंग एंड चॉकिंग इन सन एंड एयर, यानी एयर के बाद में कॉमा का यूज़ हुआ है। 3 लाइनों में सिर्फ एक जगह पंक्चुएशन मार्क का यूज़ हुआ है, तो आप कह सकते हैं कि जो ये स्टेंजा की ये लाइन है यहाँ पर एंजाइममेंट लिटरेरी डिवाइस का यूज़ हुआ है। ठीक है, अब देख लेते हैं अगली हमारी लिटरेरी डिवाइस, वो है एलिट्रेशन। एलिट्रेशन का मतलब होता है, इसे हिंदी में अनुप्रास अलंकार कहते हैं, और इसका मतलब होता है द रेपिटेशन ऑफ द सेम लेटर और सेम कॉन्सोनेंट साउंड एट द बिगिनिंग ऑफ क्लोजली कनेक्टेड वर्ड्स, यानी किसी भी लाइन के अंदर पास पास में कनेक्टेड जो वर्ड्स हैं और सेम कॉन्सोनेंट साउंड से स्टार्ट हो रहे हैं, तो हम मानकर चलेंगे कि वहाँ पर एलिट्रेशन लिटरेरी डिवाइस का यूज़ हुआ है। जैसे कि एक लाइन है आपकी, पहली लाइन आपकी पोम की, इट टेक्स मच टाइम टू किल अ ट्री, तो यहाँ पर देखिए टेक्स में टे साउंड आ रहा है, टाइम में टे साउंड आ रहा है, टू में टे साउंड आ रहा है और ट्री में टे साउंड आ रहा है, यानी कॉन्सोनेंट साउंड आ रहा है और एक ही लाइन में क्लोजली कनेक्टेड वर्ड है, तो आराम से आप पहचान पाएंगे कि यहाँ पर जो लिटरेरी डिवाइस यूज़ हुई है वो हुई है एलिट्रेशन। ठीक है, अब देख लेते हैं इस पोम की समरी। ठीक है, जिसे काफ़ी आसान भाषा में मैंने समझाने का प्रयास किया, मुझे उम्मीद है आपको समझ अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगी। तो दिस इज़ अ ब्यूटीफुल पोम कंपोज बाय जीव पटेल, जैसा कि मैंने आपको पहले भी बता दिया कि ये पोएम जो है जीव पटेल के द्वारा लिखी गई है। द पोइट टेल्स अबाउट अ किलिंग ट्री, और इस पोएम में अगर लिटरली मीनिंग की बात करें तो इस पोएम में जो है पोइट ने एक पेड़ की हत्या के बारे में बताया। ठीक है, किस तरीके से एक पेड़ की हत्या की जाती है। He says that it is not easy to kill or root out a tree, और पोइट इस पोइम में कहता है कि एक पेड़ को मारना इतना आसान नहीं है। द पोइट एक्सप्रेसेस हिज व्यूज अबाउट किलिंग ए ट्री, यानी एक पेड़ की हत्या करने के बारे में वो अपने विचार व्यक्त करता है। He says that a tree cannot be killed or cut in a single stab of नाइफ और एन एक्स। वो कहता है कि आप पेड़ को सिर्फ एक सिंगल चाकू की छोटी सी चुभन से, कुल्हाड़ी के एक छोटे से प्रहार से आप उस पेड़ को खत्म नहीं कर सकते। इट इज़ नॉट ईजी टू किल इट, उसे मारना इतना आसान नहीं है। इट टेक्स अ लॉन्ग टाइम टू बी ग्रोन अप, क्योंकि इसे पलने में, बढ़ने में, अपना पूर्ण रूप धारण करने में बहुत लंबा समय लगा है। इट कंज्यूम्स वाटर, इसने पानी का उपभोग किया है, इसने खनिजों का उपभोग किया है, इसने मिट्टी का यानी पृथ्वी से इसने पोषक तत्वों का उपभोग एक लंबे समय तक किया है। इट ऑब्जर्व सनलाइट, एयर, वाटर टू फीड इटसेल्फ, इसने अपने आप को सूर्य की रोशनी से, हवा से, पानी से अपने आप को पोषित किया है। इट लीव्स स्प्राउट्स फ्रॉम अंडरग्राउंड पार्ट ऑफ द अर्थ, और इसकी जो पत्तियां हैं वो जो पृथ्वी के अंदर इसकी जड़ें समाई हुई हैं और वहीं से इसकी पत्तियां जो प्रस्फुटित हुई हैं। द पोइट टेल्स दैट अ सीड डिकेज एंड देन इट कम्स आउट एज ए ट्री फ्रॉम द अर्थ। पोइट कहता है कि एक पृथ्वी के नीचे इसका जो बीज था वो पहले गला है, फिर गलने के बाद में वो प्रस्फुटित हुआ है और फिर वो पृथ्वी की सतह से बाहर निकला है। आगे पोइट कह रहा है, The poet tells that it doesn't matter whether you cut it at once or cut it into small pieces. अब पोइट कहता है कि भले ही आप इसको, यानी आप इसे एक बार में काट दें या टुकड़े टुकड़े कर दें, इससे कुछ फर्क नहीं होने वाला है, कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला है। बट इट विल नॉट बी फुटबॉल, यानी इससे कोई फायदा नहीं होने वाला है। ओनली इट्स बार्क विल बी कट, अगर आप ऐसा करते तो सिर्फ इसकी ऊपरी ऊपरी जो छाल है वही कटेगी। एंड इट विल बिकम हेल्दी अगेन बाय द कोर्स ऑफ टाइम, और थोड़े समय बाद अगर आपने थोड़े समय उस पर ध्यान नहीं दिया तो वापस वो वहीं से जो शाखाएं प्रस्फुटित होंगी और एक समय के बाद में दोबारा वो अपना पूर्ण रूप धारण कर लेंगी। द पोइट सेज that its curved twigs will arise near the ground and if the twigs are not controlled it will spread again as a tree। यानी पॉइंट कह रहा है क्या वो छोटी छोटी शाखाएं जो है जमीन के पास से वापस प्रस्फुटित होंगी, वापस बाहर निकल आएंगी, और अगर आपने उन शाखाओं को कंट्रोल नहीं किया तो एक समय के बाद में दोबारा एक पूर्ण रूप से एक बड़े वृक्ष के अंदर वो शाखाएं तब्दील हो जाएंगी, बदल जाएंगी। द पोइट सेज दैट अ ट्री कैन नॉट बी किल्ड अंटिल इट्स रूट्स आर ग्रीन, यानी पोइट सीधे सीधे तौर पे यहाँ जो कवि है सीधे सीधे साफ तौर पे यहाँ पर कह रहा है कि एक पेड़ को तब तक नष्ट नहीं किया जा सकता, एक पेड़ की तब तक हत्या नहीं की जा सकती जब तक कि उसकी जड़ों को खत्म ना किया जाए। उसकी जड़ें हैं, जब तक कि उसकी जड़ें हरी हैं तब तक उस पेड़ को आप नहीं मार सकते, यानी पेड़ को मारने के लिए आपको उसकी जड़ों को खत्म करना होगा। ठीक है, आगे पोइट कहता है द पोइट सेज दैट फॉर किलिंग अ ट्री इट शुड बी पुल्ड आउट फोर्सली फ्रॉम द अर्थ विद द हेल्प ऑफ ए रॉप, यानी पोइट कहता है कि अगर आपको पेड़ को मारना चाहते हैं, पेड़ की हत्या करना चाहते हैं, पेड़ को काटना चाहते हैं, तो आपको उसे जमीन से रस्से की सहायता से खींचकर झटके से बाहर निकालना होगा जड़ों सहित। When tree is pulled out and derooted from the earth, we see its source of power, that is roots। और जब हम पेड़ को जड़ों सहित जमीन से उखाड़ेंगे, बाहर निकालेंगे, तो हम देखेंगे कि इसकी जो पावर है, उसकी जो ताकत है, जो जमीन के अंदर समाई हुई है। ताकत क्या है पेड़ों की? असली ताकत पेड़ों की जड़ी होती है, जो जड़ जमीन में समाई हुई है वो जमीन से बाहर निकल जाएगी।
दे आर वाइट वेट एंड सेंसिटिव, और सबसे सेंसिटिव पार्ट पेड़ का उसकी जड़ ही होती है, ठीक है। और जब वो जड़ें नष्ट हो जाएंगी, दे रेयर द ट्री वर हिडन डीप अंडर द अर्थ, और क्योंकि उन जड़ों ने, सबसे सेंसिटिव पार्ट जड़ी होती है, और उन जड़ों ने ही पेड़ का पालन पोषण किया, एक तरह से उसे काफ़ी लंबे समय तक वो पृथ्वी के अंदर छिपी हुई रही हैं, और अंदर छिपे छिपे ही उन्होंने उस पेड़ का जो है पालन पोषण किया है। तो अगर आप उन पेड़ों की जड़ों को बाहर निकाल देंगे तब जाकर आप पेड़ को नष्ट कर पाएंगे। फिर आगे और लास्ट स्टेंजा में पोइट क्या कह रहा है, यानी इतना कुछ करने के बाद में आपको क्या करना है। द पोइट सेज दैट व्हेन द ट्री इज डी रूटेड और पुल्ड आउट फ्रॉम द अर्थ, पोइट कहता है कि जब पेड़ की जड़ें बाहर निकाल दी जाएंगी, उसे उखाड़ कर पृथ्वी से बाहर निकाल दिया जाएगा, द अदर वर्क ऑफ चॉकिंग, ब्राउनिंग, हार्डनिंग, ट्विस्टिंग एंड विदरिंग इज डन। बाद में और दूसरे भी काम करने हैं, जैसे चॉकिंग करना है, यानी एक तरह से उसको सुखाया जाएगा, ब्राउनिंग यानी भूरा कलर, काफ़ी लंबे समय तक वो धूप में रहेगा तो उसका कलर जो है भूरा हो जाएगा, सख्त हो जाएगा, ट्विस्टिंग, उसकी शाखाएं जो है मुड़ जाएंगी, विदरिंग वो एक तरीके से मुरझा जाएगा। ये सभी प्रक्रियाएं हो जाएंगी, तब जाकर देन एट लास्ट द ट्री कंप्लीटली डाइज, तब जाकर एक पेड़ की मृत्यु होती है, तब जाकर एक पेड़ की हत्या होती है। तो कुल मिलाकर एक पोएम यानी लिटिल मीनिंग की बात करें तो इस पोएम के अंदर पोइट ने एक पेड़ का एग्जाम्पल दिया है, बताया है कि किस तरीके से पेड़ की हत्या होती है, लेकिन साथ ही साथ इस पेड़ का एग्जाम्पल देकर पोइट ने एक बहुत बड़ा मैसेज देने की कोशिश की है। और मैसेज क्या है इस पोएम का? थर्स थ्रू दिस पोएम द पोइट वांट्स टू गिव अ बिग मैसेज दैट टू किल अ ट्री इट इज नेसेसरी टू कट इट्स रूट्स। जिस तरीके से पोइट ने बताया कि इस कविता के अंदर कि एक पेड़ को मारने के लिए जरूरी है कि उसकी जड़ों को समूल रूप से नष्ट किया जाए। अगर आप उसकी जड़ों को नष्ट नहीं करते हैं तो वो पेड़ आप नष्ट नहीं कर पाएंगे। सिमिलरली ठीक इसी तरीके से टू डिस्ट्रॉय द एविल्स स्प्रेड इन द सोसाइटी, यानी हमारे समाज में जो बुराइयां फैली हुई हैं, वी विल हैव टू एलिमिनेट दीज एविल्स फ्रॉम देयर रूट्स। तो हमें इन बुराइयों को जड़ से खत्म करना होगा, तभी आप इन बुराइयों को खत्म कर पाएंगे। अदरवाइज एक समय के बाद में दोबारा ये बुराइयां आपको पनपती हुई, उभरती हुई समाज में नजर आएंगी। इफ वी डोंट डू दिस, अगर आप ऐसा नहीं करते हैं, देन आफ्टर समटाइम्स वी विल सी दीज एविल्स एमर्जिंग बैक इन द सोसाइटी। अगर हम इन बुराइयों को जड़ से खत्म नहीं करते हैं तो आप थोड़े समय बाद हम देखेंगे कि ये जो बुराइयां हैं एक विकराल रूप धारण करके दोबारा समाज में फैलती हुई आपको नजर आएंगी। तो इस तरीके से एक बहुत प्यारा सा मैसेज पोइट ने देने की कोशिश की है, ठीक है। अब देख लेते हैं इस पोएम से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 3 या 4 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, तो आप इनको याद भी कर लीजिएगा, अपनी नोटबुक में नोट कर लीजिएगा। तो पहला क्वेश्चन हमारा बनता है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ब्लीडिंग बार्क, व्हाट मेक्स इट ब्लीड। यानी ब्लीडिंग बार्क का क्या मतलब है, और खून से व्हाट में किस तरीके, क्यों इससे खून किस तरह आता है, कौन मतलब किसके कारण इसके अंदर खून आता है, ब्लीडिंग करती है ये। तो इसका आंसर हो जाएगा ब्लीडिंग बार्क मीन्स द वुंडेड बार्क ऑफ द ट्री। यानी ब्लीडिंग बार्क का मतलब है पेड़ की छाल से, मतलब है जब आप पेड़ को काटते हैं तो उसकी जो छाल होती है ऊपरी, जो घायल हो जाती है, तो उसमें से कुछ लिक्विड सा पदार्थ निकलता है, तो उसे यहाँ पर ब्लीडिंग बार्क कहा गया है। इट इज़ ब्लीडिंग बिकॉज इट हैज़ बीन हैक्ड एंड चॉप्ड। और उसमें से वो चिपचिपा पदार्थ जो लिक्विड जो निकलता है वो क्यों निकलता है, जब पेड़ को काटा जाता है, जब पेड़ के टुकड़े टुकड़े किए जाते हैं तो उसमें से वो तरल पदार्थ निकलता है। तो इस तरीके से आप अपना आंसर लिख सकते हैं। दूसरा हमारा क्वेश्चन है, व्हाट डज द पोइट मीन बाय द स्ट्रेंथ ऑफ द ट्री एक्सपोज्ड। यानी इस लाइन से पोइट का क्या मतलब है, द स्ट्रेंथ ऑफ द ट्री एक्सपोज्ड, इस लाइन से पोइट का क्या मतलब है। तो इसका आंसर इस तरीके से आप लिखेंगे, द स्ट्रेंथ ऑफ द ट्री एक्सपोज्ड मीन्स दैट व्हेन द रूट हैज बीन पुल्ड आउट, यानी जब जड़ें जो है खींचकर बाहर निकाली जाती हैं, इन स्ट्रेंथ ऑफ द ट्री इज गॉन। तो जब जड़ें बाहर आ जाती हैं जमीन से, तो जो उस पेड़ की ट्री की जो ताकत है वो भी चली जाती है। द ट्री इज डिप्राइव्ड ऑफ इट्स स्ट्रेंथ। और इस तरीके से एक पेड़ जो है अपनी ताकत से वंचित हो जाता है, यानी उससे उसकी ताकत छीन ली जाती है। तो यही मतलब है इस लाइन का, ठीक है। अगला हमारा जो क्वेश्चन है वो है, व्हाट फाइनली, देख लेते हैं, व्हाट फाइनली किल्स द ट्री। यानी आखिर में पेड़ की हत्या किस तरीके से होती है, आखिरकार लास्ट में पेड़ किस तरीके से खत्म होता है। तो इसका आंसर आप इस तरीके से लिखेंगे, व्हेन द ट्री इज डी रूटेड एंड पुल्ड आउट फ्रॉम द अर्थ। जब पेड़ को जड़ों सहित बाहर निकाल लिया जाता है, द अदर वर्क ऑफ चॉकिंग, ब्राउनिंग, हार्डनिंग, ट्विस्टिंग एंड विदरिंग इज डन। तो फिर बाद में उसे सुखाया जाता है, उसे भूरा बनाया जाता है, उसे कठोर किया जाता है, उसकी शाखाएं मुड़ जाती हैं, वो मुरझा जाता है। यानी सभी प्रक्रियाएं कंप्लीट होने के बाद में ही वो पेड़ जो है, देन एट लास्ट द ट्री कंप्लीटली डाइज। ये सब प्रक्रियाएं जब कंप्लीट हो जाती हैं तब जाकर उस पेड़ की हत्या होती है, ठीक है। इस तरीके से आप अपना आंसर कर सकते हैं। और लास्ट और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस पोएम का, वो है, व्हाट इज द सेंट्रल आइडिया मैसेज ऑफ द पोएम। यानी इस कविता का मैसेज क्या है, संदेश क्या है, पोइट क्या संदेश देना चाहता है इस कविता के माध्यम से। तो सिंपली आप लिखेंगे, थ्रू दिस पोएम द पोइट वांट्स टू गिव अ बिग मैसेज दैट टू किल अ ट्री इट इज नेसेसरी टू कट इट्स रूट्स। पोइट बताता है कि जिस तरीके से एक पेड़ को मारने के लिए हमें उसकी जड़ों को नष्ट करना होता है, सिमिलरली ठीक उसी तरीके से टू डिस्ट्रॉय द एविल्स स्प्रेड इन द सोसाइटी, हमारे समाज में जो बुराइयां फैली हुई हैं, अगर हम उन्हें नष्ट करना चाहते हैं, वी विल हैव टू एलिमिनेट दीज एविल्स फ्रॉम देयर रूट्स। तो हमें इन बुराइयों को इनकी जड़ों से खत्म करना होगा।
इफ़ वी डोंट डू दिस, अगर हम ऐसा नहीं करते हैं, देन आफ्टर सम टाइम वी विल सी दीज एविल्स एमर्जिंग बैक इन द सोसाइटी। तो अगर हम ऐसा नहीं करते हैं तो थोड़े समय बाद हम देखेंगे कि वो सभी बुराइयां वापस एक विकराल रूप धारण करके समाज में हमें उभरती हुई नजर आएंगी। तो इस तरीके से बहुत ही प्यारा सा मैसेज पोइट ने दिया है। तो ये थे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, समरी, लिटरेरी डिवाइस, सभी कुछ आज के इस वीडियो में मैंने आपके साथ साझा किया है, डिस्कस किया है। और मैं आपको सजेस्ट करना चाहूँगा कि इन समरी को, क्वेश्चन आंसर्स को, लिटरेरी डिवाइसेस को आप अपनी नोटबुक में नोट कर लीजिएगा और अच्छी तरीके से याद कर लीजिएगा। So this is all about the video. I hope you like this video, and if you did, please give it a like and share with your friends and siblings who are especially in 9th class. And once again, thank you so much for watching this video till the very end. See you soon next video. Till then, take care of yourself, keep watching, keep growing, keep learning, keep smiling. And once again, thank you. Have a nice day.